अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जो कि है सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले वाली क्लास में हमने लाइन इंटीग्रल को देखा डिटेल में, उसके फार्मूले को देखा, उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। आज की इस क्लास में हम से देखेंगे सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल की सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके फार्मूले को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। किसी भी इंटीग्रल को जब हम किसी सरफेस के अलॉन्ग इवेल्युएट करते हैं तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। और इसके बाद है हमारे पास, हम एक क्लोज सरफेस एस अज्यूम करेंगे। ये किसी भी शेप में हो सकती है क्लोज सरफेस। एक एक सरफेस क्लोज हम ले अज्यूम कर रहे हैं किसी वेक्टर फील्ड एफ में। वेक्टर फील्ड क्या होता है? कोई भी फिजिकल, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो कि सर्टेन स्पेस में पोजीशन पे डिपेंड कर रही हो उसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। सपोज कि ये सरफेस एस है हमारे पास और ये किसी वेक्टर फील्ड एफ में प्लेस की हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे डी एस। ये जो डी एस है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे हमने आपने इंटर लेवल में वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वेक्टर एरिया में आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया होता है, वेक्टर एरिया ए, ये किसके बराबर होता है? इस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड जिसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, और साथ में यूनिट वेक्टर जो उस सरफेस के नॉर्मल होता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, एन यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ए जो है, ए को हम, ये जो ए सिंपल है, ये जो वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड है, इसको हम सिंपल बोलते हैं सरफेस एरिया। ये है मेरे पास सरफेस एरिया। और ये जो ए है ये हमारे पास है वेक्टर एरिया, और एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर एरिया की, जो कि सरफेस टू के नॉर्मल है, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये पूरी सरफेस कंसिडर करने की बजाय एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लूँ, तो फिर मैं उसको डी ए कहूँगा या डी एस से डिनोट करूँगा। डी एस से मुराद या डी ए से मुराद स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट है। तो इसका भी अगेन वही होगा कि डी एस जो वेक्टर एरिया, स्मॉल वेक्टर एरिया है हमारे पास, स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट है, वेक्टर एरिया ऑफ एलिमेंट है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो डी एस है। और इस डीएस को हम एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ सरफेस भी कहते हैं, यानी कि ये किसी उस सरफेस का स्मॉल एरिया एलिमेंट है। और ये जो एन कैप है यह नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस सरफेस के साथ नॉ परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये आप देख सकते हैं कि ये सपोज हमने इस सरफेस को के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया डी एस। अब अब चूंकि ये डी एस एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल हम कहेंगे कि वो ये हमारे पास एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ सरफेस कह सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये सरफेस किसी वेक्टर फील्ड में है तो उस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन इस जो एरिया एलिमेंट है उस पे ये शो की गई एफ। और ये जो डी एस और एफ के दरमियान एंगल बन रहा होगा ये एंगल थीटा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पूरी सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में। यानी कि लाइक ये हमारे पास S1 है, S2 है, एस S2 है, S3 है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो हम स्मॉल पूरी सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, डेल्टा S1 S2 S3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर फील्ड की वैल्यू होगी वो F1 F2 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहला एक डेल्टा एस का इसके वेक्टर फील्ड के साथ इसी तरह F1 डॉट डेल्टा S1, इसी तरह दूसरे का वेक्टर फील्ड का उसके जो एरिया एलिमेंट है उसके साथ प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और इन सब को ऐड कर देंगे। तो जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में, समीशन की फॉर्म में। समीशन के आई इज इक्वल 1 से लेके एन तक है, और एफ आई डॉट डेल्टा एस आई। अब यहाँ पे हमने समेशन क्यों यूज किया है? लेकिन जब हमारे पास जो एरिया एलिमेंट्स है, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जब उनकी तादाद हमारे लिए पता होगी, कि हमें पता होगा कि हमने एन लिए हैं जो एरिया एलिमेंट्स हैं, पूरी सरफेस को एन एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया है,
तो उस टाइम फिर हम उन सबको सम करने के बाद समीशन यूज करेंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर ये जो एरिया एलिमेंट्स हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये इनफाइनाइट कह लें कि ये इनफाइनाइट अगर हैं, तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाएंगे ये जो एरिया एलिमेंट्स है, अब ये एन नहीं रही इनकी तादाद, बल्कि एन से क्या हो गया, ये इनफाइनाइट को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इनफाइनाइट हो गए, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे तो इनका साइज भी स्मॉल हो जाएगा। साइज कितना स्मॉल होता जाएगा, क्योंकि इस सरफेस को मैंने इनफाइनाइट एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, तो इस एक एरिया एलिमेंट का साइज भी फिर बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा कि वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो जब वो जीरो को अप्रोच करेगा तो फिर ये जो समीशन है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखें, जब हम जो समीशन है ये डिस्क्रीट जो फंक्शन है, ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं, जबकि जो इंटीग्रेशन है इसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए या कॉन्टिन्यूस वैल्यू के लिए यूज करते हैं। तो जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एस जो है वो डेफिनेटली जीरो को अप्रोच करेगा, तो अब ये समीशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम फिर इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे डबल इंटेग्रल यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटेग्रल के लिए एक इंटेग्रल सिंगल इंटेग्रल यूज किया किया था हमने, तो सरफेस इंटेग्रल के लिए हम उसको डिनोट करने के लिए डबल इंटेग्रल से शो करेंगे। और इस तरह वॉल्यूम इंटेग्रल अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, उसको हम ट्रिपल इंटेग्रल से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप एक एस भी लिख सकते हैं, एस डी ए बताने के लिए कि ये हमारे पास जो है ये सरफेस इंटीग्रल है। अब अब इसको हम यूं कह सकते हैं फिर कि ये जो वेक्टर की किसी सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन है टू डायमेंशन में, डेफिनेटली सरफेस है तो ये टू डायमेंशन है, टू डायमेंशनल होगी, तो इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ सरफेस। और ये जो सरफेस है ये टू डायमेंशन में है, इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो अगर ये सरफेस क्लोज है, ठीक है, अगर तो ये सरफेस क्लोज है तो फिर हम यहाँ पे इंटीग्रल के ऊपर एक सर्कल का साइन बनाएंगे ये शो करने के लिए कि ये सरफेस क्लोज है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, याद रखें जो किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है वो हमें आउटवर्ड फ्लक्स देगा। ठीक है। अब वो कोई भी वेक्टर फील्ड है, किसी भी वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमें आउटवर्ड फ्लक्स देगा, ये इसके सिग्निफिकेंस का पहला पॉइंट है। अब अगर हम वो वेक्टर फील्ड जो है, अब उसको हम स्पेसिफिक कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस एस ले रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस एस प्लेस है, तो उस सरफेस के अलोंग अगर हम इंटेग्रल ले लेंगे, सरफेस इंटेग्रल ले लेंगे उस सरफेस के अलोंग, तो वो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। इंटर लेवल में आपने इसके बारे में सिंपल ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई डॉट ए। ठीक है। अब अगर हम चूंकि यहाँ स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर ए की बजाय डी ए भी यूज किया होता है बाद बुक्स में, या आप इसको डी एस भी लिख सकते हैं। तो ई डॉट डी एस, तो ये फ्लक्स के बारे में इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमने क्लोज वो जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड में सपोज की है, कोई भी वो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस सरफेस के अलोंग जो सरफेस इंटेग्रल होगा वो हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देगा, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला भी आपने बी डॉट ए पढ़ा होगा इंटर लेवल में, तो ये हमें देगा। तो ये थे ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने देखा और उसकी सिग्निफिकेंस देखी। इनकी जो लाइन इंटीग्रल, सरफेस या वॉल्यूम इंटीग्रल, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, और इसी तरह उसकी सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे।